को बॉन्ड पैरामीटर हो गया था, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा लास्ट में बता तो दिया था ओ ओ और सी एल और बी आर वाला, और नहीं बताया था एफ एफ वाला, एफ एफ सी एल बी आर आई आई, ये वाला बता दिया था ना। बस उतना ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। अब उसमें क्या होता है डेल्टा ई एन की वैल्यू ज़्यादा है मान लो, डेल्टा ई एन की वैल्यू मान लो ज़्यादा है, तो हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि क्या कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो सब फर्जी पॉइंट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एमओटी, है ना। आज पढ़ते हैं अपन एमओटी। एमओटी, अरे कहाँ गई एमओटी, पेन, ये रहा पेन। आज पढ़ते हैं अपन एमओटी, क्लियर है। तो एमओटी में क्या पढ़ना है अपन को, एमओटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एमओटी आई क्यों थी, मोटी क्यों आई थी, बताओ एमओटी क्यों आई थी, क्योंकि O2 का पैरामेट्रिक नेचर नहीं समझ में आ रहा था वीबीटी से, है ना। वीबीटी से O2 का पैरामेट्रिक नेचर समझ में नहीं आ रहा था। यदि वीबीटी को देखा जाए तो वीबीटी के हिसाब से यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, तो यहाँ भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको कैसा होना चाहिए, इसको होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन O2 होती तो पैरामैग्नेटिक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो O2 पैरामैग्नेटिक होती है तो क्या वो चुंबक के प्रति आकर्षित होगी, ऑब्वियसली होगी, तभी ना उसको पैरामैग्नेटिक बोला। तो आपके दिमाग में तुरंत जो है, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा किसको, अपने वाले अपने से दुश्मन को कैसे निपटाना है। वैसे भी आप देखो 14 फरवरी पास आने वाली है, तो द थिंग इज दैट कई लोगों के टारगेट होंगे कि साला ये निपट जाए तो कम से कम मेरा नंबर लग जाए, क्या कहते हो यार, है कि नहीं। तो कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार एक बड़ा सा चुंबक लेकर के जहाँ वो सो रहा होगा, आओ, अरे वाह यार 20 बच्चे और आ गए, तो तो बात क्या चली, बात ये चली कि भैया एक बड़ा सा मैग्नेट चुंबक लेकर के उसके रूम के बाहर लटक जाओ, बढ़िया पूरी ऑक्सीजन तो चुंबक खींच लेगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा किसने निपटाया, क्या कहते हो। पर ऐसा होता तो नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि O2 काफी ज्यादा रेयर है, रेयर है मतलब काफी ज्यादा घनी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम घनी है, डेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो कौन सा O2 फिर पैरामैग्नेटिक होता है, लिक्विड O2 लो तो आपको दिखाई देता है, होते तो सभी है, लेकिन लिक्विड O2 लोगे तो वो दिखाई भी देगा। क्लियर है बेटा इतनी बात, तो आई सपोज दैट सबको इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, एमओटी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें, सभी लोग सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। तो एमओटी के बारे में ये बात चलेगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों, वो तो पॉइंट हो गया, क्योंकि O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है, इसके हिसाब से जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन है ना, तो ये कहता है कि सभी ऑर्बिटल एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इट इज नॉट लाइक हाइब्रिडाइजेशन जहां पर कि सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल ही आपस में मिक्स होते थे यहाँ पे सब मिक्स होंगे। जैसे उसने बोला मेरा नाम 1s है ना, और मेरा नाम 2s, करेक्ट है, उन्होंने बोल दिया मेरा नाम 2px, मेरा नाम 2py, और एक और क्या बच गया 2pz, तो उसने बोला मेरा नाम 2pz, करेक्ट है। तो यहाँ भी यही होने वाली है कहानी, मतलब कौन मिक्स होगा, 1s से मिक्स होगा, और 2s से मिक्स होगा, और इससे मिक्स हो जाएगा, अपना वाला अपने वाले से मिक्स होगा, किसी दूसरे के पास गया तो वो उसको भगा देगा, कहेगा तू जाए यहाँ से, अपने वाले के साथ जाकर के खेल, मेरे साथ मत खेल, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 1s, ये हुआ 1s, ये हुआ 2s, ये हुआ 2s। मान लो ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है, तो ये भी होगा 2px, 2py और 2pz। आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है, किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मान लो ये दोनों आपस में मिक्स हुए, तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा ले लेते, मुझे लग रहा है कलर दिखता नहीं है, टाम टूम चकाम चाहिए, ये ले लेते हैं, बेस्ट है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, देखो एक बात याद रखना, S और PZ, कौन से S और PZ बनाते हैं हरदम सिग्मा बॉन्ड,
और px और py बनाते हैं पाई बॉन्ड। ये pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। ये क्या है? ये रूल नहीं है, परंपरा है। जैसे आप मुझे इज्जत देते हो, ये रूल नहीं है, ये परंपरा है। क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं? तो ये परंपरा है कि आप अपने मास्टर को इज्जत दे दो, ये कोई रूल नहीं है वैसे। मतलब इज्जत मतलब खराब भी कर दो तो क्या मतलब, कोई कुछ कहेगा थोड़ी ना आपसे। लेकिन द थिंग इज दैट ये परंपरा है और हम सब लोग परंपरा से बंधे हुए हैं। जैसे मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये भी एक परंपरा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना? तो इधर भी ये है, ये पीजेड क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, परंपरा। हालांकि फिजिकल की एक अच्छी किताब है एटकिंस, वो लिखती है कि ऐसा सिमेट्री के कारण होता है। बट ठीक है यार, बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब सिमेट्री के कारण होता है, बोलता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है इसलिए होता है। मतलब बाकियों की भी तो सिलेंड्रिकल ही होती है सिमेट्री, पर बताया इसलिए आपको, कभी कोई एकदम ही पगलोट हो जाए, कभी उसको लगे कि यार नीट से डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर लोग बड़ा काम करते हैं, अच्छा एग्जाम ले लें और उसने क्वेश्चन लेवल का पूछ लिया कि पीजेड ही क्यों ऐसा करता है, तो आंसर होगा ड्यू टू द सिमेट्री। ठीक है ना? पर हमारे इंडियन राइटर्स की ज्यादातर किताबों में यही लिखा है कि पीजेड परंपरा है, खत्म। और पी एक्स और पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है ना? अब जैसे कि आप देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उनके नाम होते हैं। कभी सुने एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम? एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनके नाम होते हैं। और उनके नाम क्या होते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे नहीं। एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर ना? एडी भी होते हैं, लेकिन हमें इसमें एमओटी में जरूरत नहीं है उसकी। इसी प्रकार जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनके मिक्स होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो कहेंगे हमारा भी नाम दो यार, ये क्या बात हुई? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी नाम होते हैं। उनको बोला हमारे नाम भी रखो, तो उन्होंने लो नाम सिग्मा, पाई और डेल्टा। जैसा बॉन्ड बनाओगे वैसा नाम रख देंगे। और बोले सिग्मा ही नहीं, एक सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम है। अब जब बनता है 1s आपस में मिक्स होते हैं, तो जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। दो मिक्स हुए तो कितने बनेंगे? दो। तो दो में ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। तो इसका नाम पड़ा सिग्मा, इसका नाम पड़ा सिग्मा स्टार। ये दो भी आपस में मिलके दो बनाएंगे। कौन से बनाएंगे? सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये पी एक्स वाले कौन से बनाने वाले हैं? पाई। तो ये दोनों आपस में मिलकर के कौन सा बनाने वाले हैं? पाई। तो ये दोनों भी आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ये एमओटी ऊपर से हटा देते हैं। ये दोनों भी आपस में मिलकर के क्या बनाने वाले हैं? ये दोनों भी आपस में मिलकर के पाई बनाने वाले। एक पाई और एक पाई स्टार। ये भी क्या बनाएंगे? पाई और पाई स्टार। और ये क्या बनाएगा? सिग्मा और सिग्मा स्टार। बोल चमका। अरे वो देखो वहां लिखा है, एस और पी जेड सिग्मा, और पी एक्स और पी वाई पाई बॉन्ड बनाता है। किसी को नाम में कोई आपत्ति नहीं। इट इज अगेंस्ट द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जो कि ये बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, यहाँ पे सारे मिक्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? जितने ऑर्बिटल बनते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं। ये बोलता है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल वाला और एक डेल्टा वाला, स्टार वाला। मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से आप लोग, ठीक है ना? उन्होंने बोला यार नाम तो रख दिए, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट से नहीं लग रहे। नामों को ना थोड़ा कंप्लीट करो, थोड़ा वृद्ध नाम बताओ, जिससे कि हम आपको सही मायनों में पहचान पाए। जैसे आप देखो बुंदेलखंड में अक्सर ऐसा होता है, वो पूछते हैं काय लाला, का नाम तुम्हारा? तो कहते हैं हमारा नाम भूरे है। तो बोले अच्छा, कौन के हो? कौन के हो मतलब पापा का नाम बताना। तो नहीं, कल्लू के हैं। तो नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे आ रहा है, तो तुम कल्लू के हो? तब है बेटा, देख के ही लगो तुम्हें कि तुम कल्लू के ही हो सकत। तो समझ लो बात को। तो द थिंग इज दैट पूरा नाम बताएगा वो, बोलेगा भूरे कल्लू सिंह। ठीक है ना? तो बस इधर भी ये लोग भी अपना नाम बताएंगे पूरा। उन्होंने बोला लला सिग्मा तो तुम्हारा नाम है, पूरा बोलो। बोले पप्पा का नाम साथ में, वनेस सिग्मा वनेस। बोलो चमका। सिग्मा स्टार वनेस, सिग्मा स्टार वनेस। और फिर ये भी हो गया। एक आ गया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, और सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। पीछे किसका नाम लिखा है? मम्मी पापा का नाम लिखा है। पीछे किसका नाम लिखा है? मम्मी पापा का नाम लिखा है। क्या सबको चमक गया? नाम क्या होते हैं? सिग्मा पाई डेल्टा।
सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, डेल्टा डेल्टा स्टार। डेल्टा डेल्टा स्टार आपके सिलेबस के बाहर है तो उसको भूल जाओ। सिर्फ तुम्हें याद रखना है सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। सरल बात है कि नहीं? आ रहा है ना समझ में? कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि यहाँ पर कुछ एटम मिल करके मिक्स होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और इस दौरान सारे ऑर्बिटल अफेक्ट होते हैं। इट इज अनलाइक हाइब्रिडाइजेशन वेयर ओनली द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। कोई है क्या? तो आ जाओ, दरवाजा तोड़ के आ जाओ, बेहतरीन। हाँ, एक और सुंदर करने आई तो आओ बेटो। तो तो बात क्या चल रही है? हाँ, तो सब लोग को नाम समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई समस्या कोई? अरे बताया ना, कितनी बार तो बताया, जितने भी हैं एक से एक है बस। क्वालिटी क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। समझ रहे हो बात को? वो वाली बात है। कल ही क्या, एक नर्चर के ग्रुप पे जो है मैसेज डला कि आपकी ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। तो सबसे पहला उनने काम क्या किया, उन्होंने अपने डाउट ग्रुप पे ही पूछा कौन कौन आ रहा है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा डायरेक्टली पूछ लो ना, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो। मगर मतलब इनडायरेक्टली क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्टली पूछो कौन कौन आ रहा है, फिर अपने हिसाब का कोई समझ में आ जाएगा तो अपन भी चलेंगे, और नहीं आएगा तो अपन नहीं चलेंगे। क्या कहते हैं यार, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? तुम लोगों को लगता है कि सर तो जो है ना डायरेक्ट टीचर ही पैदा हुए, उसके पहले स्टूडेंट तो थे ही नहीं, है कि नहीं? अपन को भी पता है कि मैसेज क्यों डाला गया है। खैर कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड एनीथिंग। मजाक करता हूँ बेटा। आई होप सो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया कर रहे हैं, है कि नहीं? और बाकी चीजें तो अपन को कॉलेज में चल के करनी है। मैं खुद भी आऊंगा आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब मतलब हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे, और क्या है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे एमओटी की। एमओटी में नाम सबको समझ में आ गए? बोलो रहे हो? नाम सबको क्लियर है? एमओटी में क्या नाम होता है, कैसे नाम पड़ता है, किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं? अब क्या हुआ बेटा, इसने दो ऑर्बिटल बने थे, एक सिग्मा स्टार। तो एक बार क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग ने ये बात पूछ ली, किससे? मुझसे। चाचा हम क्यों इतने अनस्टेबल पैदा हुए, ये तो बताओ। ये तो स्टेबल है सिग्मा वाला, हम अनस्टेबल क्यों हैं? तो मैंने कहा बेटा बात बहुत पुरानी है, एक दिन की घटना है। जब ये दो मिले ना, कौन दो मिले? कौन दो मिले? 1s और 1s। आई ना बात समझ में? जब वो मिले ना तो मुहूर्त ही बेटा खराब था। मतलब उस समय मुहूर्त ऐसा था कि तुम पैदा हुए, तो सिग्मा स्टार बन गया। मैंने कहा इसके टाइम मुहूर्त सही था। अब आप बोलोगे सर ये मुहूर्त तो समझाओ, मुहूर्त क्या होता है? समझा देते। सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक जमाने की बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक एक चैप्टर आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि हर एटम के साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होता है, जिसे हम साई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटम ए है तो इसको साई ए बोल देते हैं, एटम बी है तो इसको साई बी बोल देते हैं। इन दोनों के अपने वेव फंक्शन है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लेकर के यूं कर दिया और यूं कर दिया कि टकला पॉजिटिव टकला नेगेटिव, टकला पॉजिटिव टकला नेगेटिव। अब दोनों एक ही फेज में, जिस समय दोनों मिले एक ही फेज में है। याद करो बेटा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या दो वेव में एडिटिव ओवरलैपिंग होती है, तो क्या वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा? और यदि वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर है? एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मोर द एम्पलीट्यूड मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किस एरिया में मिलने की है? दो न्यूक्लियस के बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब दो न्यूक्लियस के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या स्टेबिलिटी होगी क्या अनस्टेबिलिटी होगी? बताओ यार। दो दो के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबिलिटी होगी या अनस्टेबिलिटी होगी? मान लो दो छोरे जो है लपक के दुश्मन है, क्लियर है? लपक के दुश्मन है, लेकिन दोनों की दोस्त आलिया भट्ट है। मान लो यार, मानने में क्या हर्ज है? तो क्या वो दोनों छोरे भी एक साथ घूमे, वो तीनों एक साथ घूमने वाले हैं कि नहीं? पार्टी करने जाएंगे ना? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चला, जब तक आलिया रहेगी तब तक तो पार्टी होगी, और आलिया नहीं रहेगी उसके बाद दोनों कालिया मिलकर एक दूसरे को मारेंगे। क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं? तो द थिंग इज दैट, जब तक है आलिया तब तक नहीं लड़ेंगे कालिया। क्या शेर है, बोलो बाबा। तो द थिंग इज क्लियर है ना? आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई। तो द थिंग इज दैट, इस आलिया के कारण ये दो कालिया नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आलिया कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। और ये दो कालिया कौन है? न्यूक्लियस है।
चमका कि नहीं चमका? तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तब तक सब कुछ बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन कब बीच में रहेंगे? जब कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियस बढ़ जाती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, दो वेव्स आपस में कंबाइन करी और सेम फेज में कंबाइन करी, तो जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्या उसका एम्पलीट्यूड साई ए प्लस साई बी हो जाएगा? बोलो भाई, क्या दोनों के एम्पलीट्यूड एडिटिव हो जाएगा? तो साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। अच्छा, तुमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है साई ए स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर के द्वारा करते हैं, क्योंकि साई की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर साई स्क्वायर इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं पॉफी बोलता हूँ, पॉफी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साई स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई ए स्क्वायर प्लस 2 साई भी हो जाएगा? जबकि यहां पर जब वो अपोजिट फेजेस में मिले, बेटा यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है? फेज दर्शाता है। ये मुझसे गलती होगी यहाँ पे। ओके, दिस इज धन, दिस इज ऋण, दिस इज ऋण, दिस इज धन, ये अपोजिट फेज में मिले। इसको दिखाने का और भी तरीका होता है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी दिखा सकते, ये दो गोले लगा दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम फेज में कंबाइन हुआ, ये ऐसा भी गोला लगा सकता है, नेगेटिव नेगेटिव सेम फेज में कंबाइन हुए। पर यदि गोला लगाया इधर तो इधर गोला कैसा होता है? ऐसा होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग और विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन इज नॉट पॉसिबल, या बॉन्डिंग किसके द्वारा नहीं होगी? इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें फेजेस अलग अलग है। समझ बात को? इसमें फेजेस अलग अलग, ये वाली बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसे ही कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे लेकर के इधर देखो, बताऊं, इधर एस ऑर्बिटल बना दिया और इसकी ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल के साथ कर दी और बोले बताओ ये सही ओवरलैपिंग है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव से कर रहा है उतना ही नेगेटिव से कर रहा है। अब एस ऑर्बिटल का फेज या तो नेगेटिव है पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिव मान लिया, तो जितना पॉजिटिव से ओवरलैप किया उतना ही नेगेटिव से ओवरलैप किया, तो कैंसिल कर देगा, नहीं मिलेगा। बोलो चमक गया है ना? मैंने एमओटी पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का छोटा सा क्वेश्चन आपको बता दिया, एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। और फिर उस केस में ऑप्शन ऐसे बना के देगा एग्जामिनर कि आप कंफ्यूज हो जाओ, गलत कर दो। वो आपको देगा विच ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या ये वाली और ये वाली। अब देखो, अब आप बच नहीं सकते। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, रिपल्शन होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी और कचरे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फेज दिखा रहा है वेव का, क्योंकि ये तो क्या दिखा रहा है? फेज दिखा रहा है वेव का। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इधर क्या हो जाएगी, इसका 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 वेव फंक्शन क्या होगा? ये तो कौन सा ऑर्बिटल बना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके द्वारा कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जब सेम फेज में कंबाइन हुए तो बना बॉन्डिंग, जब अपोजिट में कंबाइन हुए तो बना एंटी बॉन्डिंग। चमका? तो ये एंटी बॉन्डिंग बन गया। एंटी बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी? साई ए स्क्वायर -2 साई ए साई बी। बोलो आगे बात समझ में? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है? एक शब्द होता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। पता है क्या होता है? एटम ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई ए स्क्वायर होगा, एटम बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई बी स्क्वायर होगा। दोनों को सम कर दो तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, दोनों कितनी होगी? 25। लेकिन इसको निकालेगा तो ये कितनी आएगी? ये ज्यादा आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 325। लेकिन यदि इसकी बात करेगा तो 25 का स्क्वायर 625। क्या बात समझ में आ रही है? और इधर कितना आएगा? 25। ये इतना टुइयां सा, समझे बात को? तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो गई। क्या एग्जाम्पल से कुछ हुआ क्या पीछे? इट्स वेरी टची नाउ। क्लियर है बेटा इतनी बात सबको? एक तो साला कहीं छू लेता है तो और डर लगता है। नाउ खैर, आई सपोज दैट सब लोग को बात समझ में आ रही है, सबको मजा आ रहा है ना? बट मैं आपको एक सच्चाई से बात बताऊं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम ना नीट का एग्जाम है। आपको पता है उसमें अच्छे क्वेश्चन आते नहीं है। समझ गया बात को बेटा? तो उसमें इस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। वो तो क्या आपके मॉड्यूल में दिया, फिर आपका दिल टूट जाता, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक? और ये बॉन्डिंग हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, लेकिन भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अब अपन उस थ्योरी पे चलते हैं। अच्छा इधर ही चलो, लगे हाँ तो आपको शेप बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे फटाफट। ठीक है ना?
चलो शेप भी बता देते हैं। क्या समझ में आ गया सबको, कब बनता है बॉन्डिंग, कब बनता है एंटी बॉन्डिंग? जब सेम फेज में होगा तो बनेगा बॉन्डिंग, और जब अपोजिट फेज में बनेगा तो बनेगा विच इज मोर स्टेबल। जब आलिया थी बीच में तो स्टेबिलिटी थी, आलिया चली गई स्टेबिलिटी कचरा हो गया। ठीक है बेटा, आलिया गई अपने साथ स्टेबिलिटी भी ले गई। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों? ओके डन, डन डन। आओ और बातें करें और मजे लें, और बड़ा मजा आ रहा है। देखो इसके बाद में अपन यदि बात करें तो एमओटी की ही बात चल रही है, और चलो ऑर्बिटल भी बनवा के दिखा देते हैं ना। एक बार की बात है 1s दो सुबह सुबह आ रहे थे और वो दोनों मिल गए। मान लो, मानने में क्या अर्ज है ना। अब क्या हुआ, सेम फेज में अपोजिट फेज में, इस बार सेम फेज में आए और इस बार अपोजिट फेज में आए। इनमें बनेगा बॉन्डिंग, इनमें बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो सोच, जब बॉन्डिंग बनता है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस कैसी होती है? ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो क्या होगा, ये दो कंबाइन हुए तो ऑर्बिटल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठुक ठुक। क्लियर है बेटा? कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर ऐसा भी बन सकता है, सोचो। क्या ऐसा बन सकता है? ये भी बन सकता है, ये भी तो सेम पेज दिखा रहा है। क्या इसमें कोई नोड दिखाई दे रहा है? नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टकलू हो, तो वो वही होगी जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं देगा दिखाई। इसमें तो सब दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा दिखाई, इसका मतलब यहाँ पे कोई नोडल प्लेन होता नहीं है। ठीक है ना? और नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? बॉन्डिंग है तो सिग्मा 1s, क्योंकि इसका नाम है 1s और इसका नाम है 1s। अब सोच, जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही ज्यादा कम, ऑलमोस्ट जीरो। समझ रहे बात को? तो कौन बन जाएगा? नोडल प्लेन बन जाएगा। तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बोल चमका? क्लियर है? कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। आ गया ना सबको समझ में? ये लो पिंकी से बना दिया नोडल प्लेन। ठीक है बच्चों, आओ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात चली, शेप पेप थोड़ा सा खेलापन है, और खेलते हैं। बहुत सारे पेज है अपने पास, कोई कमी नहीं पेजेस की, है ना? आओ, पीजेड को ले आए कहीं से मांग के। पीजेड को ले आए, बोले आओ पीजेड आओ, 2pz और 2pz, तुम्हें सिग्मा सिग्मा खेलना है? बोला आओ भैया, हम तो हरदम तैयार हैं, आप बोलो तो सही। और बस लो, तैयारी बैठे थे, सेम फेस खेल लिए। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एडिटिव ओवरलैपिंग। आया? कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एडिटिव। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर मतलब गुब्बारा नीचे क्या होगा? बीच में क्या होगा? खूब बड़ा। और साइड में क्या होंगे? छोटी छोटी गुब्बारियां, छोटी छोटी गुब्बारियां, है ना? तो इसका कैसा दिखेगा? क्या कुछ ऐसा दिखेगा? सोचो यार। तो ये धन, ये धन, ये ऋण और ये ऋण, या फिर ये ऋण ऋण होता और वो धन धन होता। समझे? ये वेरी वेरी लॉजिकल, समझने लायक है, मतलब रटने का कुछ नहीं है। अब तू सोच, जब ये एंटी बॉन्डिंग वाले जुड़ेंगे तो क्या होगा? बीच में गुब्बारियां और साइड में गुब्बारे। क्या कहते हो यार? बीच में छोटी छोटी गुब्बारियां और साइड में ये बड़े बड़े गुब्बारे। क्या बात समझ में आ गई? सबको आगे बात समझ? और क्या, बहुत बढ़िया। ये रहे गुब्बारे छोटे छोटे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बड़े गुब्बारे दूर, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये रहा नोडल प्लेन। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा, तो नाम पड़ेगा सिग्मा स्टार 2pz और सिग्मा 2pz। चमका कि नहीं चमका? क्लियर? अरे 2pz लिख दिया, हाँ 2pz ही है तो 2pz ही लिखा, सही है। अब सुनो, एक टर्म बताता हूँ तुम लोग को। एक टर्म होती है ग्रेड और एंटी ग्रेड। एक टर्म होती है ग्रेड और अनग्रेड। सॉरी, ग्रेड का मतलब होता है, ग्रेड का मतलब होता है, अरे खत्म हो गई इंक। ग्रेड ग्रेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और अनग्रेड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना? अनसिमेट्रिकल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके डन। मैंने एक बात नोटिस की है, यदि क्लास में सिर्फ लड़के रहे ना तो वो बहुत खुश रहते हैं। सही बता रहा हूँ, देखो अभी सिर्फ लड़के बैठे हुए हैं, ये लोग खूब रिस्पॉन्स देते हैं और खूब खुश रहते हैं। और जैसे ही कोई लड़की आगे बैठ जाती है ना, सारे के सारे कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये मतलब वो गुडी गुडी बिहेवियर के चक्कर में इनसे कुछ कह दो तो इनको बुरा लग जाता है उसके बाद। लेकिन अभी देखो, अभी साला कुछ भी कह दो,
फुल टू बेशर्मी चलती है इस समय। मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से। तो खैर सिग्मा 2pz और ये क्या रहा, सिग्मा स्टार 2pz। आई सपोज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे, बहुत अच्छा मजा आ रहा था। अच्छा एक बताया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तुम सोचो इधर ये कैसे देखते हैं। एक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मस्त सीखा होगा, ये सब चीजें मस्ती सीखी है आपने ऑर्गेनिक में। ये सेंटर है ये सेंटर है, सेंटर से अपोजिट चले जाओ दोनों तरफ, ऐसे ही देखते हैं सेंटर और सिमेट्री। भैया सेंटर और सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर लोकेट करो, वो डायरेक्शन जाओ और सीधे अपोजिट दूसरी डायरेक्शन चले जाओ। यदि दुनिया एक जैसी दिखे कहेंगे सिमेट्री है, यदि दुनिया अलग अलग दिखे अनसिमेट्री है। किसी भी एक डायरेक्शन में दुनिया अलग अलग दिखी तो अनसिमेट्री है। तो चलो दुनिया इधर जाएगी, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा, दोनों तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा, क्या नेगेटिव नेगेटिव दिखा, सिमेट्री है। तो क्या इसको मैं ग्रेड बोल सकता हूं, तो दिस इज ग्रेड। अब इधर देख, इसका सेंटर लोकेट कर, इसके अपोजिट जा नेगेटिव मिला, इसके अपोजिट जा पॉजिटिव मिला, कचरे हो गए, तो ये क्या हो जाएगा अनग्रेड। तो ये क्या हुआ अनग्रेड हो गया। बोलो चमका कि नहीं चमका। यदि इस टाइप का टर्मोलॉजी कोई दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। एक और बनाए, देखो तुम खुद ही बना लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल एंटी नहीं 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 ऑल एंटी बॉन्डिंग ऑन अनग्रेड नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट रुको विराज, तुम्हें समझ में आएगा। अगला वाला देखते हैं, है ना। अगला वाला देखना, मान लो हमारा नाम 2px है, हमारा नाम भी 2px है, ठीक है। 2px उन्होंने बोला भैया बॉन्ड बना लो, बोले अपन तो पाई बनाते हैं, आन दो पाई बनाएंगे। ये ऐसा और ये ऐसा, तुम धन हम भी धन, तुम ऋण हम भी ऋण। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, तुम धन हम ऋण, तुम धन हम ऋण। क्लियर। तुम्हें लग रहा है कि इधर तो ये तो नोड बना ही हुआ है, लेकिन ये दोनों गुब्बारे कंबाइन हो रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरे कलर से बनाता हूँ दिखेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या ये दोनों गुब्बारे कंबाइन हो रहे हैं और ये दोनों गुब्बारे कंबाइन हो रहे हैं, एक जैसे है ना। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये गुब्बारा ऐसा हो जाएगा और ये गुब्बारा ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द शेप। तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव बना दूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तू सोच इसमें कैसा होगा, ये वाला तो यूं चल ही रहा है, मतलब ये यूं चल गया, एक इधर भी आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अरे तुम पॉजिटिव हम नेगेटिव, हमारे बीच दीवार तो आनी ही आनी थी। बोलो मेरे भाई, हालांकि मतलब तुम समझ गए ना, फेज अलग अलग है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यार सर ये मतलब क्या बोल रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव दीवार कैसे आ सकती है बीच में, समझे ना। लेकिन ये फेजेस ऑफ द वेव हैं, एक बात याद रखना, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी बोलूं टेक्निकली कभी गलत नहीं होता, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो टेक्निकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई आता नहीं है, ईश्वर भी नहीं आते वहां पे, बल्कि वही ईश्वर है। हाउ मतलब ईश्वर की कुदरत ही यही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई नहीं आएगा, समझे। कुछ और आया तो कौन आएगा, चार्ज ही आएगा। जैसे आप फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक पढ़े होगे, क्या हुआ, एनाकोंडा सूंघ गया क्या। डायलेक्ट डायलेक्ट्रिक पढ़ा ना मैं फिजिक्स में। तो उसमें क्या पढ़ा, चार्जेस को वो कम कर देता है ना, दो के अट्रैक्शन को कम कर देता है, लेकिन कैसे करता है, चार्जेस के द्वारा ही तो करता है। तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। अब जो उसको केमिस्ट्री में पढ़ो तो और फील आ जाती है, अपन को क्या कोई काम नहीं है, कुछ भी पढ़ लेते हैं बैठे बैठे। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब सोच तो ये अब इधर देख, अब जो विराज, अब इधर देख, इधर लगा तू बीच में एक बिंदी, चल लाल रंग की बिंदी लगा देते हैं, फील आ जाएगी इससे। क्या फील आई, ये सेंटर हो गया बेटा, ये सेंटर हो गया, चले अपोजिट डायरेक्शन में, आओ चले, टक 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 टक, ये टक 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 टक, देख बेटा मांग के उस तरफ तेरे को क्या दिख रहा है पॉजिटिव, और इस तरफ क्या दिख रहा है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, बॉन्डिंग वाला था लेकिन ये अनग्रेड हो गया। तो क्या वो थ्योरी फेल हो गई कि हर बॉन्डिंग ग्रेड होता है। तो अपन नई थ्योरी बनाएंगे, नई थ्योरी क्या बनाएंगे, सिग्मा वाले में होता है और पाई वाले में उल्टा होता है, सिग्मा वाले में होता है पाई वाले में उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाई, इसका नाम हो जाएगा पाई 2p x, और क्या है ग्रेड क्या अनग्रेड, अनग्रेड। और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड दिस इज ग्रेड। और यही कहानी किसमें होगी, 2py में। तो क्या 2py बनाने की जरूरत है,
कोई जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग बात को? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? हाईएस्ट ऑर्डर का एमओटी आपको अब तक समझ में आ गया। अभी तो एमओटी चालू हुआ है और दिखाता हूं मैं आपको एमओटी कितनी मोटी है। चलो कसम से मतलब बेहतरीन थ्योरी है एमओटी। अब इतना हो गया, अब चलते हैं अपन काय पे, एनर्जीज देखते हैं, है ना? अब अपन क्या देखते हैं? एनर्जी। अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया? अपन ने अब तक क्या क्या देखा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे, कैसे बने वो देखा, कैसे बने वो देखा, जब बन गए तो नाम देखे, जब बन गए तो नाम देखे, नाम देखे तो ये देखा शक्ल कैसी, ये देखा कि किस मुहूर्त में पैदा हुए, है ना? नाम देखा तो फिर ये देखा कि किस मुहूर्त में पैदा हुए। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद ये देखा कि कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं ये वाले, है ना? उनमें किसमें नोड है, किसमें एंटीनोड, जैसे उनमें 2 नोड है, इसमें 1 नोड है। ऐसे 2 नोड किस ऑर्बिटल में और हो सकते हैं? कोई बता सकता है क्या? किस ऑर्बिटल में 2 नोड और हो सकते हैं? जब कौन सा बॉन्ड बनता है जब 2 नोड बनते हैं? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा बॉन्ड बनता है जब 2 नोड बनते हैं? कुछ उसका नाम होता है, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा याद है? डेल्टा बॉन्ड, अरे 4 याद आया ना? उसमें भी बेटा ऐसे ही होता है। ठीक है ना? चलो, तो इतनी बात क्लियर है सब लोग को, है ना? यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है। अब वो पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है, सुनना। अब वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। तो अब तक कोई सो भी रहा हो तो अब मत सोना, क्योंकि अब एग्जाम का ही आ रहा है। सुनो, ये है गोला, 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 सीधे गोले, सीधे गोले। ये है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो 14 कल पढ़ा दिया क्या मैंने? ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक है। ठीक है बच्चों? और गोला, 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 और ये देखो उल्टा गोला हुआ बेटा। 14 के बाद तो सब उल्टा हो जाता है। आप देखो अभी 14 तारीख निकलने तो देखना जीवन। 14 के बाद, अरे 14 तारीख याद है तुम लोग को? महापर्व है ना उस दिन। तो आया समझ में? 14 के बाद गोला उल्टा हो जाएगा। 14 के बाद गोला उल्टा हो जाएगा। इससे याद रह जाएगा यार, अपन को क्या मतलब, अपन तो सब बजरंगी भाईजान है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं फिर भी क्या कहते हैं, याद रखने के लिए ऐसी बातें हम करते हैं, बाकी तो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? तो चलो, सिग्मा 1s, स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक बात याद रखना बेटा, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है, लेकिन सेम क्वांटम नंबर में। यदि क्वांटम नंबर बड़ा है तो बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, जिसका क्वांटम नंबर छोटा है। इधर ध्यान दो, ये 1s है और ये स्टार 1s है, ये 2s है, लेकिन इसकी एनर्जी स्टार वाले से बड़ी है। समझ गए बात को? तो क्वांटम नंबर डिपेंडेंट होता है। सेम क्वांटम नंबर में बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन यदि क्वांटम नंबर किसी का बड़ा है तो एनर्जी उसी की बड़ी होगी, बाय वो बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया। अब इसके नाम क्या है? ये दोनों पाई वाले हैं, तो इसका नाम पाई 2p(x), इसका नाम पाई 2p(y), इसका नाम सिग्मा 2p(z). क्या बात क्लियर है? इसका नाम पाई स्टार 2p(x), इसका नाम पाई स्टार, और इसका नाम सिग्मा स्टार 2p(z). क्या किसी को कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए बेटा? ठीक है ना? हो गया यहाँ तक? अब चलो, हाँ रक्षाबंधन का त्योहार है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की बात करते हैं बच्चों। इधर भी ऐसे ही नाम होंगे, जैसे इधर थे वैसे इधर नाम होंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2p(z) और ये पाई वाले हो जाएंगे, है ना? अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद अबाउ पॉली एंड हुंस रूल। तो चलो भरे इलेक्ट्रॉन, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या ये O2 हो गया? 14 से कम में ही है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक ये डायग्राम, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब सुन, एबव 14 इलेक्ट्रॉन, एबव 14 इलेक्ट्रॉन। और एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं कि किसी को मतलब ऐसा ना हो कि ना दिखे। एबव 14 इलेक्ट्रॉन ये डायग्राम लगता है, या फिर व्हेन sp मिक्सिंग डज नॉट अकर। और समझा इसको भी सकता हूं, टाइम लगेगा बस। व्हेन sp मिक्सिंग
डज नॉट अकर। मेरी बात को समझना बेटा, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, डायग्राम दूसरा ही लगेगा यदि एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो। क्या आपने मेरी बात को सुना? ये सेंटेंस एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि इफ एसपी मिक्सिंग डज नॉट अकर, तो B2 का नेचर कैसा होगा, पैरामेंटिक या डायमेंटिक, और आपको बताना पड़ेगा, उसमें डायग्राम सेकंड वाला लगेगा। बताने को वो भी बताया जा सकता है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, समझ में आए तो भी अच्छी बात, ना आए तो भी अच्छी बात, क्योंकि वो तो एग्जाम में आएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये पलटता क्यों है, ये पलटता क्यों है डायग्राम ऐसा करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब N2 तक S और P ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। S और P ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस, मतलब 2S और 2P की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो 2S और 2P आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन 2S से मिक्स कौन हो सकता है? PZ PX के PY। बोले बेटा, यदि मिक्स होने की बारी आई तो ड्यू टू सिमेट्री कौन मिक्स होगा? PZ। तो उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बोलो याद आया? तो PZ मिक्स होता है S ऑर्बिटल के साथ, और जब ये मिक्स होते हैं तो हल्का सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसके बाद अभी कौन कौन मिक्स हुए? 2S मिक्स हो गया और 2PZ मिक्स हो गया। अब इनकी एनर्जीज में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो ये है, कौन सा वाला, ये कौन सा हो गया? ये हो गया सिग्मा, सिग्मा स्टार 2S। और ये कौन सा, अच्छा सॉरी इधर नहीं, इधर आओ, इधर आओ, मिक्सिंग इधर होती है, वहां थोड़ी ना होती है, इधर आओ। तो ये सिग्मा स्टार 2S की एनर्जी जो होती है वो गिर जाती है, और सिग्मा 2PZ की एनर्जी बढ़ जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये प्योर सिग्मा स्टार 2S नहीं है, प्योर 2PZ नहीं है, दे आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मैंने पहले ही भी बोला था आपसे, हाँ थोड़े से एसपी होते हैं, थोड़े से एसपी होते हैं, मैंने पहले भी बोला था। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना भी आए समझ में, पर यदि ना भी आए तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, एनर्जी का डिफरेंस कम होने से एस और पीजेड आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके थोड़ा सा हाइब्रिडाइज्ड करेक्टर आ जाता है। हाइब्रिडाइज्ड करेक्टर आने के बाद देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा 2PZ ऊपर चला जाता है, और सिग्मा स्टार 2S की एनर्जी थोड़ी सी गिर जाती है, एंड देयरफॉर ये ऊपर रहता है। तो जब मिक्सिंग नहीं होगी, नहीं तो एक बात आती है ना लॉजिकली दिमाग में, यार सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए थी, समझ रहे हो बात को? उसकी एनर्जी तो ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब ये थ्योरी क्यों बताई आपको? इसलिए नहीं बताई कि आप इस पूरी थ्योरी को सीख भी लो और समझ भी लो, इसलिए बताई कि 4 ऑप्शन में आएगी तो हवा तो लगेगी ना किस पे निशान लगाना। तो उसने जरा सा भी हाइब्रिडाइज फाइब्रिडाइज कुछ बोला तो खट्ट दी से निशान लगाना और आगे बढ़ जाना। हालांकि अभी तक एग्जाम में आया नहीं, ठीक है ना, आईआईटी में एक बार आ चुका है, आईआईटी में एक सुनाई दे रहा है बेटा? अब सुनाई दे रहा है? ये बहुत बढ़िया। अभी तो हम सैनिटाइजर सैनिटाइजर खेल रहे हैं। हाँ भाई, हो गया? अरे अच्छा है भैया, पंखा वंखा मत चला, हाँ, बढ़िया, हाँ, हाँ, ऐसे ही अच्छा।
क्या तुम लोग को गर्मी लग रही है? पंखा चला दें? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा था, टुम टुम चकम तो चाहिए दुम दुम, हाँ। मैं कह रहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के कारण ऊपर चला गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, व्हेन एसपी मिक्सिंग डज नॉट अकर, तो कौन सा डायग्राम लगेगा? दूसरा, ऑलवेज दूसरा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? जब एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो सदा कौन सा डायग्राम लगेगा? दूसरा। भले इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, कम या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, इतनी बात के बाद इधर O2 पैरामेग्नेटिक दिखी बेटा, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो O2 पैरामेग्नेटिक दिखी, दैट इज वाई O2 इज पैरामेग्नेटिक इन नेचर। चलो अब और आगे बढ़े और ज्ञान प्राप्त करें बेटा। चलो तो अब ज्ञान ऐसे प्राप्त होगा, 7 नंबर की स्लाइड ले लेते हैं, मजा आएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। तुम लोगों ने कभी एक शब्द सुना होगा, सुना तो होगा, 100% ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ये N2 के लिए बना दिया मैंने, O2 के लिए बना दी मैंने, है ना। O2 भर दूं, डूम 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 डूम, टॉक टुक टॉक टुक टॉक टुक टॉक टुक 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 टुक। एक शब्द सुना होगा होमो, और एक सुना होगा लूमो। दोनों सुने कि एक ही सुना? एक ही सुना। दोनों सुने? अच्छा, कुछ बच्चे तो दोनों सुने, बहुत बढ़िया, दोनों सुने। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो का मतलब सेम नहीं, इधर क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, बहुत बढ़िया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तुक्का मारो क्या हुआ, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो लूमो हो गया। लोमो मतलब लूमो है ना, होमो और लूमो। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड लिख दिया मैंने, ये गलती से लिख दिया, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। इतना मेहनत क्यों किया यार। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सोचो बेटा यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? क्या यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले हैं? तो मैं बोल सकता हूँ पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y r होमो। जबकि लूमो क्या होगा, जल्दी बोलो, ये लूमो हो जाएगा। अरे बोलो चमका के नहीं चमका? आया, लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड, तो क्या ये लूमो होगा? अरे यही तो है लोएस्ट अनऑक्युपाइड, इसके अलावा तो सब ऑक्युपाइड है, समझे। अब चलो एक प्रैक्टिस करते हैं होमो लूमो की। ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया मान लो, बोलो होमो कौन सा है? कलर गलत हो गया है, बोल बेटा। क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कलर होगा ये होगा सिग्मा 2p z, ये क्या है, होमो है। और लूमो क्या है, ये दोनों लूमो है, दैट इज पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y। बोल चमका, बोलो चमका, क्लियर है इतनी बात? ओके डन। तो होमो लूमो शब्द क्लियर है। एक शब्द बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एलसीए। इसका मतलब क्या होता है, वो जो बताया ना बीच में, वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो जो वेव्स आपस में ओवरलैप करती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, यदि आएगा तो बता देना कि ये जो वेव्स ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना सेम फेज अपोजिट फेज में, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कौन सा पॉसिबल कौन सा नहीं पॉसिबल वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जब दोनों एक ही फेज में होंगे तो पॉसिबल होगा, जब अपोजिट फेज में होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। ओके तो यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल, होमो लूमो सब लोग समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया। पैरामेग्नेटिक नेचर O2 का समझ गए, कोई परेशानी नहीं। अब सोचो, तुम लोग याद है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही निकालते थे। चलो मैं आपको कुछ अच्छा सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना। ऐसा समझो, इधर है गोला, 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 सीधे गोले, सीधे गोले।
अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ N2 में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले आपने बनाया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर जी ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, हरे वाले सब क्या हो गए बॉन्डिंग, और लाल वाले क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के कितने हुए 10, बॉन्डिंग के 10, एंटी बॉन्डिंग के 4/2 बराबर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। तो 3 में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। कैसे पता लगा 1 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि अपन को पहले से याद था, एक्सेप्ट करो, हमको याद था कि N2 में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। इट इज नॉट लाइक VBT जहाँ आप सिंप्लिसिटी से देख लेते हो। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको लगेगा हाँ यार कुछ अच्छा सीख लिया हमने। देखो यदि देखा जाए ध्यान से तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फिर 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो इनको तो भूल ही जाओ। अब जो बचे वो क्या बचे, अब बचे पाई के 4 बॉन्डिंग और पाई का एक भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब 4 - 0/2 बराबर 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड। बोल चमका के नहीं चमका, एक बार ध्यान से देख लो भैया। नेट पाई बॉन्डिंग कितने बचे 4, अरे ये तो कैंसिल हो गए ना यार, ये तो कैंसिल हो गए, इनको तो भूल ही जाओ। अब नेट पाई के कितने बचे 4 बॉन्डिंग के, क्या पाई में एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं है, तो इसका मतलब 4 - 0 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, अरे ये क्या हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 2, तो बराबर बॉन्ड और ये कितने आए पाई बॉन्ड आए। और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे देख, सिग्मा के 2, सिग्मा के 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, ये कितने थे नेट पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो 2 - 0/2 = 1। बोलो चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, आया। अब सुनो बढ़िया वाला बताता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देखना। अब यही O2 नेगेटिव नेगेटिव में ले चलते हैं, कहाँ ले चले, O2 नेगेटिव नेगेटिव में ले चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो सोच, गोला 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 गोला, उल्टे गोले सीधे गोले, टुक 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 टुक, तम तुम काम के चाहिए तुम टुक 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 टुक। ठीक, अब किसी ने बोला बताओ नेट, नेट बॉन्डर कितना है 2, सबको आ जाएगा। नेट बॉन्डर किसी ने बोला कितना है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग के कौन से होगा भाई, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, कोई भी बता देगा। 10 - 6/2 बराबर 2, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ कितने पाई कितने सिग्मा। तो O2 तो अपन ने 1000 बार पढ़ा है, तो अपन बता देंगे 1 सिग्मा 1 पाई, कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत कोई आई नहीं, समझे बात को। लेकिन मैं दिक्कत क्रिएट करूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अपन अब कंसेप्ट से चलते हैं, कंसेप्ट से चले तो कैसे देखेंगे, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। अब क्या बचा, अब तेरे पास में बच गया 4 पाई के बॉन्डिंग और 2 पाई के एंटी बॉन्डिंग। बोल चमका के नहीं चमका, तो 4 - 2/2 बराबर 1, तो 1 पाई बॉन्ड, और सिग्मा के 2 एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2 - τ2/2 = 8। बोल चमका के नहीं चमका, आया कि नहीं आया, समझ गए बात को। तो एक एक हो गया। अब मैं आपकी परेशानी दूर करता हूँ, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, आपको समझ में आएगा। अरे वाह यार क्या चीज बता दी सर आपने। C2 में बात करते हैं, C2 में। और अब मैं आपसे पूछता हूँ नेट पाई बॉन्ड बताओ C2 में कितने होंगे, गोला 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 गोला, सीधे गोले सीधे गोले, है ना। अब सोच, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 4 तो कैंसिल कर दिए। अब बचे कितने बेटा 4, और चारों कौन से हैं पाई, तो 4 - 0/2 बराबर 2, बराबर दोनों नेट पाई बॉन्ड 2। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या बताओ C2 में नेट पाई बॉन्ड कितने होते हैं, ऐसे निकालने होते हैं। आया सबको समझ में, रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ B2 में नेट बॉन्ड कितना होता है, आधे तो मास्टर फैल जाएंगे B2 का नेट बॉन्ड बताने में, गारंटी दे रहा हूँ। बनाओ B2 में नेट बॉन्ड कितना होता है। C2 क्या एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में खूब एग्जिस्ट करता है, आप टेंशन मत लो, जो सिखाया गया है वो आप याद रखो, ठीक है। हाँ नेट पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है, नेट पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है, सोचो सोचो।
गोला गोला आयला कितना है? गोला 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 सीधे गोले सीधे गोले, यही है B2 का डायग्राम। तो कितना हुआ? एक दो एक दो एक दो एक दो, एक ठा हुआ, दो ठा हुआ। कितना बॉन्ड आया? नेट पाई बॉन्ड आया कि नेट सिग्मा बॉन्ड आया? अबे सिग्मा कैसे आएगा मेरे भाई, ये चार तो कैंसिल हो गए, तो पाई बचा है। बोल 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 बोल। तो क्या एक नेट पाई बॉन्ड आया? एक नेट पाई बॉन्ड आया। अब यदि एग्जाम में आता तो क्या करते, सिग्मा लगा के आते कि नहीं लगा के आते? जबकि आ क्या रहा है, आ रहा है नेट पाई बॉन्ड। चमका के नहीं चमका? अब मॉड्यूल में एक क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन हो सकता है आधों में करेक्शन भी करवा दिया हो, गलत दिया है। तो समझ लो बात को, B2 में और C2 में, इन दोनों के अंदर पाई बॉन्ड है। समझ गए आप मेरी बात को? समझ लो ना, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। अब चलो क्वेश्चन को और बढ़ा दें थोड़ा लेवल। तो उसने बोल दिया B2 में मान लो sp मिक्सिंग नहीं हुई, अब बोल नेट बॉन्ड कैसा होगा? B2 में sp मिक्सिंग नहीं हुई तो अब बॉन्ड कैसा होगा? अब सिग्मा बॉन्ड होगा। बोल चमका के नहीं चमका? आया कि नहीं आया? है ना? उसने बोल दिया आप B2 में मिक्सिंग नहीं हुई, अब चलो मिक्सिंग नहीं हुई तो इसका मतलब गोला गोला गोला, और ये तो उल्टा गोला, और ये क्या हुआ, सीधा गोला। तो इधर दो भरे, और जो दो भरे वो कौन से थे? सिग्मा वाले थे। सो नेट बॉन्ड क्या आएगा? सिग्मा बॉन्ड आएगा। आ गया बात समझ में? और वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी सही है। ये IIT में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? वो ये पूछ सकता है sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, बताओ C2 का नेचर क्या होगा, पैरामेग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? और sp मिक्सिंग हो रही है तो नेचर क्या होगा? sp मिक्सिंग यदि हो रही है तो ये कौन सा है? ये वाला डायग्राम C2 का ही है, ये हरा वाला डायग्राम C2 का ही है। अब ये तो तब है जब sp मिक्सिंग हो रही है, नॉर्मल डायग्राम है। अब मान लो sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, तब क्या होगा? तो उस वक्त हम गोला 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 गोला, और ये उल्टे गोले और ये सीधे गोले। तो अब अपन ने इलेक्ट्रॉन भरे बच्चों। अच्छा इलेक्ट्रॉन भरे तो कितने भरे? एक दो दिग्गी को फेंक दो, एक दो और एक दो। क्या कहते हो यार, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नेचर कैसा हो गया? पैरामेग्नेटिक हो गया। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है? रटने का है क्या, समझने का है? एग्जामिनर जैसे चाहे वैसे खेले, समझे बात को? और आपको MOT के अंदर ही खूब खूब कचरे करवा सकता है। पर अब एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार सीख गए तो सीख गए, अब क्या कर लेगा? ठीक है ना? हाँ ऑब्वियसली, अब देन द क्वेश्चन उसको कहाँ से पढ़ के आएगा? हमने भी मोटी मोटी भैंस टाइप की किताबें पढ़ के रखी है। समझ रहे हो बात को? लेट देम गिव। क्लियर है? ओखेश ओखेश ओखेश। और पढ़ते हैं यार, मेरे जैसे एग्जामिनर तो कचरे कर दे पूरे सबके। तो मैं तो यार पिछली बार उस पर क्वेश्चन पूछे थे ऑर्बिटल पे बीबीटी में धड़ाधड़ गलत हुए बच्चों के, धड़ाधड़ गलत हुए। 3 सिंपल लाइन थी यार। यदि जात अलग है तो शादी नहीं हो सकती, यदि जात एक है और कुंडली भी मिलती है तो शादी होगी, जात भी एक है और कुंडली नहीं मिलती है तो भाई बनेगा। इसी एक सिंपल कंसेप्ट पे मैंने 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए थे एग्जाम में, बस। सब खेल लगे, इतना डिफिकल्ट पेपर थोड़ी ना बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास पेपर ही नहीं आया बनने के लिए क्या बात क्लियर है सब लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इतना हमारा डर है, इसी से हम बहुत खुश हैं ना। तो MOT में इतनी बात सबको, कोई परेशानी कोई दिक्कत है ना? अब मैं क्या करता हूँ, MOT में और आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ू है बेटा। अबे वो तो हो गए ना लास्ट क्लास में, था नहीं लास्ट क्लास में वो BBT पढ़ाई थी, BBT में बताया था ना, PX X एक्सेस। तू टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है? कल एक छोरी ने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, सर मेरे ये सारे आंसर करेक्ट है कि नहीं है? तो मैंने ओके किया था, हाँ तेरे सारे आंसर करेक्ट है। तू क्लास में भी सोता है, ग्रुप पे भी सोता है नहीं नहीं मैं समझ गया, लास्ट क्लास में लेकिन मैं पढ़ाया था यार, ये है ना, पढ़ाया था मैंने, ये एग्जाम्पल बताए थे यार। वो भूलना नहीं चाहिए था तेरे को। तू लगता है पहला एग्जाम्पल सुनने के बाद ही तेरा दिमाग खराब हो गया होगा, जात अलग अलग शादी नहीं हो सकती और तूने सुनना बंद कर दिया तो खैर आगे बढ़ते, रिपीट नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को कचरा नहीं करा सकता मैं, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे एमओटी की, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए। एक बात करते हैं यार, बताना मेरे को, इसका नाम H2 प्लस है, इसका नाम H2 है और इसका नाम H2 नेगेटिव है, और ये है बेरिलियम 2, बताओ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? एक बड़ा सा बेसिक सवाल यहाँ पे आ जाएगा, बेहतरीन थ्योरी बताऊंगा। बोलो बेटा, बोलो 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 B2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये बताओ।
B2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आंसर आ रहा है नो। क्यों? B2 में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। बोलो आओ भाई, B2 में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, नेट बॉन्ड और कितना हुआ? 0। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? क्लियर इतनी बात? जैसे अपने और उसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो अपन बोल सकते हैं जितने मेरे अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतने उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। हो गया खेल खत्म बाबू, क्या कहते हो? तो ये कितना हो जाएगा? ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, नेट बॉन्ड और टकलू। नेट बॉन्ड और टकलू मतलब उसके और मेरे बीच बॉन्ड कितना है? 0। अब जब बॉन्ड ही नहीं है तो फिर एग्जिस्ट कैसे करेंगे? जब बॉन्ड ही नहीं है तो एग्जिस्ट कैसे करेंगे? क्या कहते हो यार? मेरे और ऐश्वर्या राय के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। क्या कहते हो यार? क्या कहते हो यार? और तुम्हारे आलिया के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? वो भी 0 है। तो इसलिए अपन साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, अपने बॉन्ड ऑर्डर अलग जगह हो रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। इससे एक बहुत बेसिक बात निकल के आती है, बहुत दर्द भरी है कसम से। 2-4 बच्चों ने तो विद आंसू मेरे से पूछा एक बार कि सर 2 बॉन्डिंग के थे, 2 एंटी बॉन्डिंग के थे, मतलब 2 रायता बटोर रहे थे, 2 फैला रहे थे, तो ये रायता फैलाने वाले इतने डोमिनेटिंग कैसे हो गए सर? कम से कम यही बोलते थे कि दिन के 12 बजे बॉन्ड रहता है, रात के 12 बजे तक चलता है, फिर रात के 12 बजे खत्म हो जाता है, दिन के 12 बजे तक खत्म रहता है। अरे बॉन्डिंग भी दो, एंटी बॉन्डिंग भी दो, 2 बनाने वाले 2 बिगाड़ने वाले, तो ये बिगाड़ने वाले इतने बिगाड़ने वाले कैसे हो गए? आ रही तुमको बात समझ में? अंग्रेज की लाइन, अंग्रेज की किताब का एक स्टेटमेंट बोलूं बेटा, बोलूं? अंग्रेज की किताब लिखती है द बॉन्डिंग आर लेस बॉन्डिंग देन एंटी बॉन्डिंग मीन बॉन्डिंग। क्या शेर है? उसने बोला एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बीइंग बॉन्डिंग। मतलब एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होते हैं, उतने बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं होते। मतलब जो बना रहे हैं वो उतनी शिद्दत से नहीं बना रहे हैं, जो बिगाड़ रहे हैं वो ज्यादा शिद्दत से बिगाड़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोग को? अब सुनो, इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, इसका नॉन एग्जिस्टेंस। और ये आ गया, इनने क्या बोला? इनने बोला भैया बॉन्ड ऑर्डर बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लो ले लो बॉन्ड ऑर्डर। 2, 3, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5। बोलो हाउ? इसका कितना आएगा? 1। बेटा ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। बोलो चमक रहा है? एक। और इसका कितना आएगा? 0.5। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो क्या बोलोगे? H2 ग्रेटर देन, H2 प्लस ग्रेटर देन H2 नेगेटिव। सवाल ये उठता है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम था तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा क्यों बोली? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाज लेस। एंटी बॉन्डिंग वाज लेस बिकॉज एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बीइंग बॉन्डिंग। इसका ये कारण। क्लियर है बच्चों सब लोग कितनी बात? ये भी एक मस्त बात हो गई अपने जीवन में, ठीक। और किसी ने अभी एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया, उसका आंसर भी गलत दिया उनने, और सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इसका आंसर क्या होगा? ये नहीं बताते सर इसका आंसर गलत दिया है। N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, वो ये पूछता है कौन सी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकालने या जोड़ दें बॉन्ड ऑर्डर गिरेगा? N2 में। भैया N2 में 14 थे कि नहीं थे? अब यदि मिलाया तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और हटाया तो बॉन्डिंग से जाएगा, दोनों ही केस में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बोलो चमका? क्या सबको बात क्लियर है? 2.5 हो जाएगा, 3 से 2.5 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है, आप लोगों ने ग्रुप पे डाला भी था, ये क्वेश्चन याद करो। और मैंने आपको जवाब भी दिया था कि ये गलत दिया हुआ है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक आखिरी एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अपन। इस एग्जाम्पल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यदि लास्ट ईयर याद हो तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया था और बहुत सारे लोग कचरा करके आए थे, है ना? 3.5 है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। CO, हाँ एक्सेप्शन वही पढ़ा था, एक्सेप्शन वही बता रहे है ना, मैंने दिया था पेपर में। तो CO है ना? तो द थिंग इज दैट, याद आ गया बेटा? याद आ गया ना? हाँ दैट इज इट। दिया था बेटा मैंने, और एक दिन पहले पूरा बॉन्डिंग रिवाइज करवाया, बस ये वाला रिवाइज नहीं करवाया। मेरे को पता है दूसरे दिन एग्जाम में आने वाला है, तो मुझे लगा यार ये इथिकली गलत हो जाएगा ऐसे बताना, मतलब तो नहीं बताया, हाँ ऐसा करके। तो चलो खैर, अब बता देता हूँ, अब कुछ गलत नहीं है। CO यार, जो ये MOT होती है ना, कौन होती है? MOT जो होती है ना, ये MOT एप्लीकेबल है होमो, होमो, MOTI नहीं, MOT, हाँ। तो क्लियर है? तो ये एप्लीकेबल किस पे है? ये एप्लीकेबल है होमो डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स पे। काय पे एप्लीकेबल है? होमो डाइएटमिक मॉलिक्यूल। CO होमो डाइएटमिक मॉलिक्यूल है क्या? क्या CO होमो डाइएटमिक मॉलिक्यूल है क्या? ये अरे कार्बन और ऑक्सीजन एक ही है क्या? नहीं है ना रे, अलग अलग है ना। अब सुन मेरी बात को, बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ बेटा कि, सुनना,
गोला गोला गोला, अब गोला नहीं है, गोला गोला और गोला। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम। अब ऐसा डायग्राम क्यों बना वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अंग्रेज की किताब लिखती है कि, अंग्रेज क्या बात लिखता है, अंग्रेज ये लिखता है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर इन कंट्रोल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड बॉन्डिंग आर इन कंट्रोल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सुनना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स are in control of less electronegative element। समझ गया बेटा बात को? and bonding are in control of more electronegative element। अब तू सोच, यदि ये थ्योरी है तो क्या होगा? ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग। समझे? ये बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो आप सोचो कि एंटी बॉन्डिंग आर इन कंट्रोल ऑफ कार्बन, एंटी बॉन्डिंग आर इन कंट्रोल ऑफ कार्बन, और कार्बन का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है बेटा। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो कार्बन बड़ा साइज का होता है, तो कार्बन बड़ा साइज का होगा तो उससे एसोसिएटेड ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से दूर होगा। इसलिए ये सिग्मा स्टार वाला ऊपर आ जाता है, बिकॉज दैट इज इन कंट्रोल ऑफ कार्बन। कार्बन के कंट्रोल में तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ये इधर ऊपर होता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इसका रीजन ये है। समझे बात को? इसका रीजन ये है कि ये डायग्राम ऐसा क्यों बनता है। कॉलमसन ने ये डायग्राम प्रपोज किया था और उसके साथ में ये रीजन प्रपोज किया। ठीक, अब आएगा CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 क्यों आया? अब सोचो, आ जाएगा आंसर, सोचो आ जाएगा आंसर। भरे इलेक्ट्रॉन, एक दो, कहां से निकला? एंटी बॉन्डिंग से। आया कि नहीं आया बेटा? बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 6 नहीं 10, 4 और 6 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 4। अब एक तुमने निकाला, अच्छा एंटी बॉन्डिंग 4 थे तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 10 - 6/2 इज इक्वल टू 3। तो वो होता भी है, वो होता भी है। लेकिन यदि किसी ने CO प्लस का पूछा तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया? एंटी बॉन्डिंग से गया। क्या बेटा? कहां पे? अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 10 - 4/2, एंटी बॉन्डिंग के कितने थे? 2 और 2, 4 ही थे ना? सही। अब सोचो 10 - 3/2, क्या चमका? आया कि नहीं आया? आया? 3.5 हो जाएगा, सिंपल सिंपल, लिटिल स्टार, हो गई बात खत्म। इसलिए ऑर्डर आता है 3.5। तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा यदि बहुत आगे बढ़ गया तो ये पूछेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3.5, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 क्यों होता है? तो आप बोलना कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होता है। इसके और अंदर घुसने की संभावना बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देती, इतने ही अंदर घुस जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? बस एक ही है, खत्म रहेगा। बाकी में अपन को नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी बेटा एक्सपेरिमेंटल है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर किसी ने थ्योरी डिराइव करने के बाद दिया है। उसने पहले रिजल्ट देखा, उसके बाद थ्योरी दी। और केमिस्ट्री आधी से ज्यादा ऐसे ही चलती है। आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं ना। तो वो आप ऐसे नहीं बता सकते। वुड्स रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म क्यों पढ़े? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा होता तो सीधे ही नहीं बता देते, अरे रेडिकल बना हुआ देख इलेक्ट्रॉन का, वो हो गई मैकेनिज्म, खत्म बात। तो इतने कंफ्यूज क्यों है हम लोग केमिस्ट्री में? क्योंकि केमिस्ट्री में जिस लेवल पे देखना है उस लेवल पे देख नहीं सकते। इसलिए हम केमिस्ट्री में पूरा मैकेनिज्म तुक्का मारते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि ये मैकेनिज्म ऐसा होता होगा। दैट इज वाई रियली डिफिकल्ट टू डील विथ। चलो नोट कर लो बेटा, हो गया। ये तो क्या है, केमिस्ट्री एग्जाम में अच्छे ऑर्डर की आती नहीं है। ये थोड़ी अच्छी आ जाए ना केमिस्ट्री एग्जाम में तो फिर समझ में आए, तो केमिस्ट्री के मास्टर की थोड़ी सी इज्जत और बढ़ जाएगी। है वो अभी है, मतलब नहीं।
और थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी इज्जत, समझ नहीं रहे तुम लोग बात को, थोड़ी इज्जत और बढ़ जाएगी, ये कह रहा हूं मैं। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। है ना, तो एमओटी सबको क्लियर है, कोई दिक्कत अब एमओटी में नहीं है, इतने में एग्जाम निकल जाएगा, काय टेंशन ले, है कि नहीं। नया टॉपिक पढ़े, डाइपोल पढ़ते हैं, डाइपोल 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 डाइपोल, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं अपन डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा, ये जो डाइपोल होता है ना, ये बताता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड, ये बताता है परसेंटेज आयनिक चरित्र इन ए कोवलेंट बॉन्ड। डाइपोल क्या होता है, म्यू होता है, और म्यू क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है। क्यू क्या है, चार्ज है, डी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। मान लो किसी ने बोला मेरा नाम एच एफ है और मेरे बीच दूरी जो है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ डाइपोल क्या होगा, म्यू कैलकुलेटेड क्या होगा। तो कोई भी इंसान बहुत आसानी के साथ बता देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, म्यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू डी। क्यू की वैल्यू लिखेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -29। क्या कोई दिक्कत है इसमें, -29 कूलम मीटर आ जाएगा, बोलो क्लियर है, ये निकाल देगा वो। अच्छा, यहीं पे एक बात आप समझ लो जल्दी से, कि 1 बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। इसको याद कर लेना ज़्यादा आसान है, डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ, लेकिन याद कर लेना ज़्यादा आसान है। 1 बराबर इतना होता है, ठीक। अब तू सोच, इस पूरे सवाल में जो तूने डाइपोल मूवमेंट निकाला है, इसमें से कौन सी वैल्यू गलत ली है, चार्ज की। क्या चार्ज फुल है यहाँ पे, क्या फुल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज है, अरे वो तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन अपन ने तो फुल चार्ज ले लिया, तो वो गलत है। इसका मतलब जब अपन प्रैक्टिकली डाइपोल देखने जाएंगे तो वैल्यू कम आएगी, तो म्यू ऑब्जर्व्ड या म्यू एक्सपेरिमेंटल कम आएगा, ये है म्यू कैलकुलेटेड। तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से, यदि सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो, क्या मैं बोल सकता हूं परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड माइनस म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। क्यों, क्योंकि यदि मान ले यहाँ पे से 25% चार्ज हुआ, तो म्यू जो ऑब्जर्व होगा या एक्सपेरिमेंटल होगा, उसकी वैल्यू 25% ही आएगी। मान ले कैलकुलेट करके आई 4, लेकिन चार्ज था सिर्फ वो चार्ज सिर्फ 25% था, तो क्या ऑब्जर्व वैल्यू 1 आएगी। बेटा तूने चार्ज तो फुल यूनिट ले लिया, लेकिन एक्चुअली वहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, और एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि डाइपोल मूवमेंट 1 आ रहा है, जबकि कैलकुलेट करके 4 आ रहा है। तो क्या मैं 1/4 इंटू 100 करके बोल सकता हूँ 25%। तो मेरे को पता लग जाएगा कि जो मेरे को बताया गया था कि चार्ज इतना है, वो चार्ज उतना नहीं था, वो चार्ज 75% कम था, सिर्फ 25% था। बोल चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो बस ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें सवाल क्या बना सकता है वो, इसमें सवाल वो ऐसे बना सकता है, वो चाहेगा तो ऐसे ही सवाल दे देगा, बोल देगा कि हमारे पास है मान लो एच एफ आई एन डी बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इफ म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड। अब सोच सोल्यूशन, म्यू कैलकुलेटेड निकाल ले, तो मैंने निकाला म्यू कैलकुलेटेड, डिवाइड में निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 3.33 इंटू 10 की पावर -30। बोल चमका, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे इसको काट दिया, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा क्या, 20 बार कट जाएगा, कट बढ़िया से। अब ठीक है, सही है ना, इसको ऊपर जान दे, ये कितना लिखा था 29, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 29, 30 को मार दिया, ऊपर गया तो 10 बचा, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 16 इंटू 10 बराबर कितना हो गया 16, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3.33, ये क्या आ गया म्यू कैलकुलेटेड। आगे का आंसर आ जाएगा म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर। बोल चमका कि नहीं चमका, तुम लोगों को लगा मैंने ये जल्दी बताया, बिल्कुल बताया, क्यों बताया, एग्जाम में नहीं आएगा,
आज तक आईओसी में एक भी न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आया। फिजिकल में 5 आते हैं, वो भी जोर जोर से घूरोगे तो 4 के आंसर तो निकल के बाहर आ जाएंगे। इतना सरल सवाल आता है। आईओसी में आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। मॉड्यूल में दिया है सो करा दिया और तेजी से करा दिया। अब डाइपोल पढ़ाऊं, आगे बढ़े, है ना। अब डाइपोल पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम में आता है वो। एग्जाम में क्या पूछता है, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर, ऐसी बातें पूछते हैं, ठीक है ना। आप वो वाली बातें पढ़े। सुनो बात को ध्यान से बेटा। डाइपोल मूवमेंट इन डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटमिक में कौन से, पहले लो होमो। अब होमो डाई एटमिक मॉलिक्यूल में काय का डाइपोल मूवमेंट यार, ना ये खींच रहा ना ये खींच रहा, चार्ज जीरो, डाइपोल जीरो। तो जितने लेने हो उतने ले लो, Cl2O2N2I2 Br2F2 सबका म्यू बराबर टक लू, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब चल हेट्रोडाइएटमिक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, कौन सा, हेट्रोडाइएटमिक मॉलिक्यूल कौन सा लिया, HF HCl HBr HI, उसने बोला किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर जी आपको कैसे पता है इसका ज्यादा, इसमें चार्ज ज्यादा है माना, लेकिन इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज इज दी डोमिनेटिंग फैक्टर, समझ गया मेरी बात को। तो दैट इज देयर। तो इसका पोलर नेचर ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उसका पोलर नेचर ज्यादा होता है। डाइपोल का वेक्टर लगाते हैं अपन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेजरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो करती है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर ऑफ डाइपोल मूवमेंट हो गया। आया सबको समझ में, क्लियर थी बात। डाइपोल क्या होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट जो होता है वेक्टर सम आता है ना। किसी एटम का नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। एक एटम में इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो होता है, लेकिन एवरेज टाइम स्केल का उसका उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये एक एटम है, गोला ये बना हुआ है, ठीक, बीच में होगा न्यूक्लियस। अब एक होशियार बच्चा ये पूछ सकता है कि सर जी एटम का डाइपोल मूवमेंट आपने जीरो क्यों बताया, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये था इलेक्ट्रॉन, ये दो चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये लगा वेक्टर इस डायरेक्शन में, हो गया डाइपोल मूवमेंट। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, डाइपोल होना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हो डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जानते हो कि नहीं जानते हो। अच्छा बताओ, एरिया वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, आज ही पढ़ा मैंने। अरे अरे देखो एक दो निकला है स्केलर वाले, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, दोनों होता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दोनों होता है। मतलब वेक्टर के 3 प्रकार होते हैं, स्केलर नहीं, मतलब 3 प्रकार होते हैं, स्केलर वेक्टर और दोनों। हाँ टेंसर, अरे बाबा बड़े बड़े शब्द बोले, टेंसर, टेंशन में डाल दिया तूने मेरे को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, करंट होता है टेंसर, आगे बढ़े। सही बोला मैं, नहीं पढ़ा तुम। करंट होता है, टेंसर होता है करंट। तो खैर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको वेक्टर पढ़ाता हूँ बहुत बेहतरीन, जितना मेरे को आता है उतना। हाँ तो क्या हुआ, ये इधर ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 डंडे लगाऊंगा, बोल दूंगा नेट वेक्टर जीरो। तो ये इधर जा रहा है, अरे थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा यार, तो वेक्टर इधर, थोड़ी देर में इधर तो वेक्टर इधर, थोड़ी देर में इधर तो वेक्टर इधर, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो क्या एवरेज टाइम स्केल पे जीरो के इंस्टेंस पे जीरो, एवरेज टाइम स्केल पे जीरो। तो एटम में इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। चमका, इसी से मैं आपको वेंडरवॉल फोर्स की दुनिया में ले जाऊंगा, इसी सेंटेंस से। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लेते हैं पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स, तो डाइपोल मूवमेंट तो वेक्टर्स हमें दुनिया जानती है ना। तो मेरे को किसी ने बोला भैया जी BeCl2, ये लो ये हो गया BeCl2, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, नेट वेक्टर सम जीरो, 180 डिग्री पे जा रहा है, 180 डिग्री पे जा रहा है, वेक्टर सम क्या आ जाएगा, टकलू आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड और टू वेक्टर शुड बी सेम, तभी जीरो होगा, है ना। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हुआ, जीरो। तो BeCl2 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। BeCl2 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। चलो एक और ले लेते हैं दूसरे रंग से, हरा रंग डाला, लो पीला रंग डाला, ये लो, एक F एक F और एक F, नेट वेक्टर सम जीरो। अरे भैया 360 डिग्री को आप इक्वल एंगल में डिवाइड कर दो, 360 डिग्री को इक्वल एंगल पे डिवाइड कर दो, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा दो, नेट वेक्टर सम जीरो ही आएगा, समझा। 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 109 डिग्री, 28 मिनट, 72 डिग्री, सब पे नेट वेक्टर सम जीरो आता है। क्या सुनो, किस किस पे, किस किस पे, 180, 120, 109 डिग्री 28 मिनट,
72 मतलब 72 और 60 डिग्री, सब पे वेक्टर सम 0 आना है। क्लियर है बेटा? 36 पे भी आएगा। 360 डिग्री को इक्वल में डिवाइड करोगे ना, इक्वल मैग्नीट्यूड, 0 ही आएगा। आ गया बेटा? अभी लिख देंगे, टेंशन मत लो, है ना? यूं गया, यूं गया, यूं गया। नेट वेक्टर सम 0, म्यू बराबर 0। ठीक है बेटा? सुनो, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर एट 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री मतलब अपोजिट ही जा रहा है ना, उसमें क्या बताने की जरूरत है, ठीक है ना? 180, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 72 डिग्री 60 डिग्री, वेक्टर सम 0, वेक्टर सम 0। चमका? सोच, यदि ऐसा स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट 0, यदि सारे मैग्नीट्यूड बराबर है, मान ले ऐसा स्ट्रक्चर है CCl4, नेट डायपोल मोमेंट 0, मान ले ऐसा स्ट्रक्चर है 120 और 180, नेट डायपोल मोमेंट 0, मान ले ऐसा स्ट्रक्चर है 180 पे 3, नेट वेक्टर सम 0, मान ले ऐसा स्ट्रक्चर है 180 पे 2 और 72 पे 5, नेट सम 0। चमका? ऑल आर नॉन पोलर, ऑल आर नॉन पोलर, नेट वेक्टर सम 0। एग्जाम्पल BF3, एग्जाम्पल CCl4, एग्जाम्पल PCl5, एग्जाम्पल SF6, एग्जाम्पल IF7। बोल चमका? आया सबको समझ में? ये सब नॉन पोलर होता है। क्लियर बेटा? ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? वेक्टर सम इनका कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम भी नहीं है और दूसरी बात आपके वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ना फिजिक्स में आएगा ना केमिस्ट्री में आएगा, दोनों में नहीं आएगा वो, इतना रिजॉल्व करना, लेकिन एक्चुअली आप रिजॉल्व कर सकते हो। चलो और ज्ञान करें। ठीक, तो ये आया कई, प्लीज हैव अ वॉच ऑन वॉच। क्यों, टाइम हो गया क्या? 4:20 हो गए, टाइम हो गया क्या बे? टाइम हो गया तो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ टाइम हो गया, चलो, हो गया टाइम हो गया ना?